अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है। होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 एनजीओ जो है उनके एफसीआरए लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। उसके साथ साथ टेरर फंडिंग, एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं, नेक्सस है, इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओस को टारगेट किया जा रहा है, वो कहते हैं। तो इस पर अगर आप देखिए अपनी अडव जी, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, एफसीआरए को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफसीआरए का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है, तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तौबा करें, उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने एनआईए को, ईडी को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग, तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? धर्म के आधार पर कानून नहीं हो सकते। इस देश में एक कानून होना बहुत जरूरी है जी। और उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निवर्तमान न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। लगभग 780 पन्नों की रिपोर्ट आई है, इसमें 42 चैप्टर है और उसमें से एक बिल बनाकर उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित किया है, जो भारत सरकार में स्वीकृति के लिए आया है। कुछ ही दिनों में इसको हम स्वीकार भी कर लेंगे और उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा देश में जहां सबसे पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि देश भर में कब लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जी, देखिए ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर चीज पर बहस होनी चाहिए। ये जो यूसीसी का बिल उत्तराखंड सरकार ने कानून पारित किया है जी, उस कानून की सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इस कानून की लीगल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस भी देश भर में होनी चाहिए। सभी दलों में भी होनी चाहिए, सभी धर्मों के मुखियाओं के बीच में भी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सोशियो लीगल स्क्रूटिनी के बाद कुछ टीथिंग प्रॉब्लम अगर आएंगे तो इसको दूर कर देश के सभी विधानमंडल इसको लागू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु मैं
निश्चित रूप से देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये देश एक कानून से चले। तीसरे टर्म में हो जाएगा, तीसरे टर्म में हो जाएगा एक टारगेट। देखिए जी, मुझे ना टीआरपी बनानी है ना मैं जोत से हूं, तो ये तो जनता को ही तय करने दीजिए आप। मैंने रोड मैप मेरी पार्टी का जो है वो बताया है। क्या आपको लगता है, एक फॉलो अप सवाल, कि इंडिया कैन नॉट बी ट्रूली सेक्युलर विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर हम सेक्युलर देश हैं, असली सेक्युलरिज्म तो तभी होगी व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर गवर्न्ड बाय वन लॉ। क्या आप मानेंगे कि हम सेक्युलर तभी बन सकते हैं पूरी तरह से जब एक कानून बने सबके लिए? कानून के आधार पर कोई देश पंथ निरपेक्ष नहीं बन सकता। देश की जनता ही पंथ निरपेक्ष। हम सालों से पंथ निरपेक्ष रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म हमेशा राज्य का विषय नहीं रहा है, धर्म व्यक्ति का विषय रहा है, और धर्म व्यक्ति को बड़ा बनाने की दिशा में ले जाता है। ये कभी राज्य का विषय हजारों साल से भारत में नहीं रहा है। ये हमें क्या पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? हम हजारों सालों से इसी तरह से जी रहे। परंतु डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पूरे देश के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि ये जितना हो सके उतना जल्द हो जाना चाहिए। मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले कई बार मैं पूछता था, और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अर्णव बाबू का इंटरप्रिटेशन नहीं, मुझे देखिए अमित शाह जी, देखिए मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप तो सरकार के बिल्कुल अंदर हैं, आप सरकार चलाते हैं, बाहर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चेंज हो सकता है। और आपकी क्लिप जो अभी हमने प्ले की, जो वायरल हुई और अभी तक वायरल है, आपको पता है, वो पाकिस्तान वाली क्लिप की, वो ये किसी ने विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है चेंज तो आप ला सकते हैं, एंड आई थिंक यू विल ब्रिंग द चेंज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। चले, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है, और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है। गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने कही। प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे, और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो। देखिए, CAA कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे UCC, जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे, और मार काट हो रही थी।
कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए, और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित, मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए, कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करेगा।